हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था वो था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह का है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है अपने में एक यूनिक है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने कंटेंट में और स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में वो बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जितने आर्टिकल्स थे और जितने एट प्रेजेंट आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम बाद में किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, किसी नेक्स्ट किसी फर्दर किसी टॉपिक्स के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो पॉइंट बताऊं कि जो हमारा अमेंडमेंट्स तो हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट जो है वो हमारा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में जितने भी जिस भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है? लेंथियस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हैं कंट्रीज के, एक है रिटन, एक है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल जो है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या था? सबसे पहले प्रियम्बल था, एक 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। लेकिन टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो हमारे अमेंडमेंट्स होती गई और हमारे जो आर्टिकल्स इंक्रीज होते गए। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो भी आर्टिकल दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में इलेबोरेटेड और डिटेल डॉक्यूमेंट है, इस जो कि इसको वर्ल्ड का लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उसका ब्लेंड है, वहाँ से लिया गया है। उसकी जैसे कि हम उसकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स का, वो वहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। उसके बाद जो हमारा उसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इस कंट्रीज़ का हमें जो जो अच्छा लगा, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसकी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने जिस जिस कंट्रीज़ का उनको अच्छा जो जो लगा वो उन्होंने अपने साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला लिया। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है जो कि 1935 में ब्रिटिश रूल्स के टाइम पे इंडिया में इन्होंने एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बनाया था, जो जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वहाँ से लिए गए हैं। लेकिन जो हम जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, वो हम आपको कभी एमसीक्यू भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में, सॉरी किसी पेपर में। फंडामेंटल राइट जो लिए गए हैं वो हमारे लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो हमारा उसका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जैसे कि फेडरल स्कीम है, जुडिशरी, गवर्नर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब जो प्रोविजंस लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी का हम सबसे पहले जो मीनिंग समझें तो रिजिडिटी का मीनिंग होता है कि जिसको हम इतनी आसानी से बैंड नहीं किया जा सके, जिसमें चेंजेस इतनी आसानी से लाए ना जा सकें।
और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जिसका विच कैन बी इजिली मोल्डेड, ब्लेंडेड और चेंज्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में केस में क्या है, रिजिडिटी कैसे है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हमें का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाने हैं, कोई अमेंडमेंट करनी है या कोई नया लॉ कानून बनाना है, तो उसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमारे जो लोकसभा, हमारे जो राज्यसभा 2 हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, उनके जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। लेकिन जो टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं उनमें से 50% वो वोट करने ही चाहिए उसके लिए, तब जाके वो जो हमारा है, जो हमारा कोई अमेंडमेंट है वो पास होगी, जो हमारा नया कानून बनेगा, जो नया कानून पास होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है कि कुछ कानून ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से बनाए जा सकते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी लॉज जिन्हें हम कहते हैं, सिंपल की जितने आपके हाउस में उस दिन प्रेजेंट हैं मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस विच इज राज्यसभा एंड लोकसभा, उनमें जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से 50% अगर ज़्यादा आपको वोट कर देंगे तो आपका जो कानून है सिंपल लॉ से पास हो जाएगा। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट थिंग इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी टिल्ट। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ कि फेडरल का क्या मीनिंग होता है। फेडरल का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर। फेडरल मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ पे कैसे डिवीज़न ऑफ पावर है, जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आपको यूनियन में भी गवर्नमेंट मिलेगी और स्टेट में भी गवर्नमेंट मिलेगी। तो यहाँ 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो यूनियन और स्टेट में अपनी अपनी खुद की पावर्स हैं, कोई और ना ही कोई एक दूसरे की पावर को ओवर रूल नहीं कर सकता, मतलब कि उसको उसकी पावर को दबा नहीं सकता है। सभी का अपना अपना एक सब्जेक्ट लिस्ट है जिसमें जैसे कि वो लॉज बना सकते हैं शेड्यूल 7 में, जैसे कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट्स यानी कि यूनियन एंड स्टेट। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीमेसी किसकी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ कुछ भी बड़ा नहीं है। तो जो भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। दिस इज फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम, अब हम कह रहे हैं कि यूनिटरी टिल्ट कैसे है। यूनिटरी टिल्ट का मतलब है कि इसमें यूनिटरी फीचर्स है। यूनिटरी क्या होता है कि एक तरफा थोड़ा, जिसमें कि किसी एक तरफ झुकाव हो, जैसे कि हमारा सेंटर की तरफ, जो जैसे कि यूनियन पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जैसे कि जो सेंट्रल पावर है वो लाइन किसके साथ करती है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो वो क्या है, उसका यूनिटरी फीचर्स है। उसके बाद आगे सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे इंडिया में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग से स्टेट के लिए कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो भी इसका एक यूनिटरी फीचर, इसको यूनिटरी टिल्ट की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट जैसे सिंगल सिटीजनशिप, तो ये भी इसका क्या है, यूनिटरी टिल्ट। तो हम इसको कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम यानी कि ड्यूअल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट बट देयर इज यूनिटरी टिल्ट आल्सो। जैसे कि जब एमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, जब कहीं एमरजेंसी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की पावर तब खत्म हो जाती है, तो सेंटर के पास जब उस समय प्रेसिडेंट रूल लगता है जैसे, तो ये क्या है, सेंटर की तरफ सारे पावर का झुकाव हो जाता है। तो दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी टिल्ट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसमें कि टाइम टू टाइम मेंबर्स जो चुन के जाते हैं वहाँ पे इनकी पार्लियामेंट में। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट है उसका हेड, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, जिसके नाम पे सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जो उसका रियल हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर,
जिसको हमें क्या कहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैं ये बताया मैंने आपको, नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब कि जैसे कि करंटली हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें मेजॉरिटी पार्टी रूल किसका है, बीजेपी को जो मेजॉरिटी में सीट्स मिली थी तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेंटर में बनाई। तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं उसी की गवर्नमेंट बनती है। उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, एंड ऑलवेज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मीन्स जो कि नौकरशाही है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है उसकी। और इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडर जो इसमें गवर्नमेंट का होता है वो है प्राइम मिनिस्टर या सीएम, पीएम किसमें सेंटर में और सीएम स्टेट में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले पॉइंट्स में बताया था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज दिस फीचर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है कि जो पार्लियामेंट इज द वन विच कैन मेक लॉ एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इज जुडिशरी के पास ही जो है पावर है जो कि इस बात का फैसला करती है कि जो भी कोई लॉ बना है दैट इज, या कोई किसी काम की एग्जीक्यूशन हो रही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसीजर एज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और नॉट। तो जो कोई भी अगर कोई जुडिशियल रिव्यू करवाना है तो हम किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स अथॉरिटी दैट कैन डिसाइड और दैट कैन गिव द जुडिशियल रिव्यू ऑन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और जो जुडिशरी है वो किसी लॉ को, पार्लियामेंट्री लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया हो या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड होगा कि वो इस तरह से बना हुआ है कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे आता है। जो हमारी, जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी में जो सबसे टॉप अथॉरिटी है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे उनके अंडर क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स अथॉरिटी, उसके नीचे आ गया हाई कोर्ट और उसके नीचे आ गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेकिन सबसे पहले जब हमें कोई अपील करनी होती है कि किसी जुडिशरी में, तो हम जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। लेकिन जब हमारे फंडामेंटल राइट्स की ब्रीचिंग होती है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और इंडिपेंडेंट क्या आ गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स कि जो हमारे जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट है वो क्या करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन जब जजेस अपॉइंट होने के बाद वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका टेन्योर उनको कोई उससे पहले निकाल नहीं सकता, और जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो भी फिक्स रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम अगर कहें, सुप्रीम कोर्ट इज़ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर जो सुपीरियर है, अगर हम कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट का फैसला नहीं मंजूर है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट का भी नहीं हमें कोई मंजूर है तो हम फिर से जुडिशियल रिव्यू के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दैट इज़ द हाईएस्ट अपेक्स अथॉरिटी दैट गिव्स द जुडिशियल रिव्यू, और वी कैन से दैट हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी in judiciary, which is also the grantor of our fundamental rights of the citizens and the guardian of the constitution. Next जो है हमारे fundamental rights।
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो कि हमें कोई स्टेट प्रोवाइड करती है। जब हमारे किसी ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट थर्ड में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये इसके सामने दिए गए हैं आर्टिकल्स, किस किस आर्टिकल्स में ये आते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो हमारा है आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आते हैं 29 टू 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आर्टिकल 32। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पे हम कभी अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि इन्हीं सेम वीडियो में इनको एक्सप्लेन कर पाना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको बताऊंगी, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स की ब्रीचिंग होती है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, जब भी इनका कोई वायोलेशन होता है। और इनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायोलेशन। और जो क्या है, कोर्ट फिर क्या करता है? रिट पेटिशंस जो है इशू करता है, जैसे हैबस कार्पस, मैंडामस, प्रोबिशन, सर्टोरी एंड को वारंटो, जिनको भी हम एक अलग से वीडियो में कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी स्टेट है उसको किस तरह से काम करना होता है कि वो वेलफेयर स्टेट की तरफ उस पर काम करना होता है, जिसमें कि लोगों को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले, उसको प्रमोट हो। तो एक उसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये खुद में ही एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, उनको अभी जब हमें पढ़ना होगा इनको तो हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो द फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमें उनको एक टाइप की इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हमारे लेजिस्लेचर को, हमारे एग्जीक्यूटिव को किस तरह से आपको कोई वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करना है। लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये जस्टिशिएबल नहीं हैं। एंड दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई इनकी वायलेशन होती है तो ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए जुडिशियल रिव्यू के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। अगर जाएं भी तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कहेगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतना ही करेगी जितने कि उनके पास रिसोर्सेज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट कहेगा कि आप इनको क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो। लेकिन ये एक तरफ से ये गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देते हैं कि आपको एक वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करना है। नेक्स्ट जो हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? जैसे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही कुछ उनकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपनी स्टेट की तरफ, अपने देश की तरफ, अपने नेशन की तरफ। तो जो उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, जो एक किस्म का एक एज ए रिमाइंडर उनके लिए एज ए रिमाइंडर का काम करती हैं कि जिस तरह से आप अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, वैसे ही आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती हैं जो कि आपको निभानी हैं। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तब वो नहीं थी हमारे साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वो कैसे आई? वो 1975 और 77 के बीच में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसको अब हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट की गई। और ये कौन सा, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है ये याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जबकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई। और उसके बाद फिर से एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई जो कि है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसमें कि एक 11वीं जो 11th एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, जो आर्टिकल 51A में आती है, जो है रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ आवर नेशन,
unity, integrity of the country, to promote the spirit of the common brotherhood, भाईचारा बढ़ाना among all the people, to preserve the rich heritage of one composite culture and so on. नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है. सेकुलर स्टेट मीन्स कि जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करती है. ऐसा नहीं है कि कोई जैसे किसी कंट्रीज का कोई इस्लामिक कंट्री है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, उसका स्टेट धर्म जो है क्रिश्चियनिटी है, कोई इस्लाम है, लेकिन जो हमारी कंट्री है इंडियन स्टेट है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. उसके लिए वो क्या कहती है कि उसके लिए सभी धर्म एक जैसे हैं. ये भी जो हमारा वर्ड ऐड किया गया था सेकुलर, जो हमारे प्रियम्बल में, सेकुलर तो जो हमारी स्टेट तो पहले भी सेकुलर थी, जो हमारा कंट्री है वो पहले भी सेकुलर थी, उसका प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. लेकिन जो हमारे प्रियम्बल में जो सेकुलर वर्ड ऐड किया गया वो भी कैसे किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. नेक्स्ट है ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स कि जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक उसमें जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि हर वो सिटीजन, हर वो भारतीय नागरिक जो कि 18 साल की उम्र का है उसको वोट देने का अधिकार है ना. उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेल दे सकता है, फीमेल नहीं दे सकता है, उस कास्ट का दे सकता है, उस कास्ट का नहीं दे सकता, उस नस्ल का दे सकता है, दूसरे का नहीं दे सकता है, कोई अमीर की दे सकता है, गरीब नहीं दे सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ केस, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन. नेक्स्ट जो हमारा है सिंगल सिटीजनशिप. जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, पिछले कुछ पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है. बेशक ये फेडरल सिस्टम है लेकिन यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है. यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी है लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है. ड्यूअल पॉलिटी मीन्स सेंट्रल स्टेट्स, सेंटर है और स्टेट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया की अलग से लेनी है, इंडिया की आपको अलग से सिटीजनशिप लेनी है और आप पंजाब की अलग से लेनी है, आपको जम्मू कश्मीर की अलग से लेनी है, आपको हिमाचल की अलग से लेनी है, आपको किसी दिल्ली की अलग से लेनी है. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो भारतीय नागरिक है वो पूरे भारत का नागरिक है और वो किसी भी स्टेट में उसकी वही सिटीजनशिप चलती है. जैसे कि अमेरिका में है ड्यूअल सिटीजनशिप है. अगर वो यूएस का सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप उसके पास है तो उसको अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट की भी उसके पास सिटीजनशिप होगी. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़. जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले हमारे जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल ऑर्गन्स हैं ऑफ गवर्नमेंट. उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी दी गई हैं जिसका कि गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं रहता है, जिसमें वो होती है इंडिपेंडेंट बॉडीज़. जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका क्या काम रहता है, इसका काम रहता है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे कि लोकसभा की इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि लोकसभा मेंबर्स का टेन्योर खत्म होने वाला होगा उससे पहले क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि इलेक्टोरल रोल जो उसका प्रिपेयर करना और साथ में इलेक्शंस अनाउंस करना, उसकी डेट्स निकालना, उसका प्रबंध करना पूरा, और ताकि जो हमारी इलेक्शंस हैं वो फ्री हो सकें और फेयर हो सकें, जिसमें कि कोई घोटालाबाजी ना हो सके और फ्री वे में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें. उसके बाद है CAG, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इट इज़ द अपेक्स बॉडी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ वेरियस ऑडिट इन इंडिया ऑफ वेरियस अकाउंट्स. किसी भी टाइप का जो ऑडिट का काम होता है, ऑडिट क्या होता है ऑडिट हो गया किसी अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स को चेक करना कि वो जो अकाउंट्स का कोई भी काम हुआ है वो सारा सही से हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें जो अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न उसमें काम हो रखा है कि नहीं हुआ है, वो होता है CAG का काम. इसको भी हम
अलग से हम इसके, ये सारी चीज़ें हम एक में डिटेल में पढ़ने लायक हैं और इनको हम डिटेल में अलग से टॉपिक में पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे भी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। उसके बाद है यूपीएससी। जैसे कि आपको ऑल इंडिया रैंक पे जो आपके रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो सारे एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी। फॉर एग्जांपल आईएएस के लिए, आईएएस की पोस्ट के लिए, और भी यूपीएससी में जो निकलती हैं और रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो भी यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे बोर्ड से कंडक्ट करवाता है। और स्टेट में होती है पीएससी, जैसे जम्मू कश्मीर में केएस के लिए, जहाँ अदर स्टेट्स में जैसे भी उनके जो अपेक्स पोस्ट होती हैं उनके लिए स्टेट पीएससीज काम करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो है एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है कि एमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड करता है टू, जिससे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जिसमें कि कोई हमारी कंट्री की सॉवरेंटी इफेक्ट हो रही हो, इंटीग्रिटी इफेक्ट हो रही हो, उसको सेफगार्ड करने के लिए, इंटीग्रिटी को, सॉवरेंटी को, यूनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, या फिर कंट्री की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो, उस केस में जो एमरजेंसी प्रोविजंस लाए गए हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री में एमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जो हमारी एमरजेंसी है वो कितने टाइप की होती है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस ग्राउंड पे लगती है? जो तीनों जो इमरजेंसीज हैं उनकी कोई ग्राउंड होती है कि वजह क्या है कि क्यों लगानी है ये इमरजेंसीज। जब प्रेसिडेंट को लगे, जब कभी प्रेसिडेंट को लगे कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई बाहरी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी सॉवरेंटी को खतरा दे रही हैं, या कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, या कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि किसमें प्रोविजन है? जिसका आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352। उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। वो किस ग्राउंड पे लगती है? जब हमारी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, जब हमारा गवर्नर ये प्रेसिडेंट को लिखे कि जो स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, यानी कि जो स्टेट में जो गवर्नमेंट जो है वो अब चलने की हालत में नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन में भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जिसका प्रोविज़न है 350 आर्टिकल 356 में। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जान सकते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है, या फिर किसी कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा बर्डन उधार का बढ़ जाता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहती है, तो उस केसेस में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जिसमें हमारे 1975 में लगी थी, 1975 से लेकर 1977 तक रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत में पहले भी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। और इसका प्रोविजन किस में है? आर्टिकल 360 में। ये तीनों जो इमरजेंसीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका आर्टिकल्स याद रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी किसी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी फिर से हम पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 +4, स्टेट इमरजेंसी 356 +4, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन यूनिटरी टिल्ट है उसमें। तो वो किस तरह से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से है, अभी आपको बेटर वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जैसे लगती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो या स्टेट इमरजेंसी, जो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सेंटर के हाथ में चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तो वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि यूनिटरी टिल की एग्जाम है, यूनिटरी वन, जो उसका यूनिटरी फीचर है उसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 3 टायर्स गवर्नमेंट सिस्टम। अब जो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी हमारे सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन
जैसे कि पहले था ड्यूल सिस्टम था, जैसे कि यूनियन में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, वैसे भी लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न लाया गया। तो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न लाया गया, वो कब लाया गया? बाय द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd and 74th एक्ट ऑफ 1992, दैट इज 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, सॉरी इट्स 1992, जिसमें कि 3 टायर गवर्नमेंट को ऐड किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या आया हमारे पास? पंचायत। जो पंचायत हमारे पास आई वो आई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसकी वजह से हमारा एक 9th पार्ट ऐड हुआ और न्यू शेड्यूल 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। उसके बाद 74th उसकी उसी के साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशन की गई, अमेंडमेंट की गई, दैट इज ULBs लाई गई, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज जब ऐड हुई तो उसमें हमें क्या और ऐड करना पड़ा? एक न्यू पार्ट 9A ऐड हुआ और न्यू शेड्यूल 12 ऐड हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, दैट इज 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। देन हमारे पास है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या हैं, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसी वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं लोगों की, जो साथ में आती हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने की टेंशन से, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो इस तरह के काम करती हैं, वो होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिनका मेन काम प्रिंसिपल होता है वो है कि सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करके एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना और मेंबर्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो प्रोविज़न डाला गया वो भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो भी अमेंडमेंट करके लाया गया, जो थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में। तो ये 2011 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न हमारे पास आया। तो जो इसमें क्या मेन पॉइंट्स रखे गए? जो किसी भी सिटीजन का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो है उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया अंडर आर्टिकल 19, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी बना सकता है और उसका ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। और उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करने के लिए गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं और एक डायरेक्शंस देते हैं। तो उसमें एक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, और इसका प्रोविज़न किस में है? आर्टिकल 43B में, सब क्लॉज B। एंड जो न्यू पार्ट एक ऐड किया गया, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, और न्यू पार्ट कौन सा ऐड हुआ था? 9A। ऐसे ही 9th एक और पार्ट ऐड किया गया जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंटाइटल किया गया है। तो इसी के साथ जो हमारे जो हैं ख़त्म होते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारी अगली वीडियोज़ के लिए।